गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास में अपनी सृजन बुक में अपना चैप्टर चल रहा है ममता जयशंकर प्रसाद का। तो चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि ममता रोहिताश के दुर्ग का जो मंत्री है चूड़ामणि उनकी पुत्री है और ये विधवा है। दुर्ग जो चूड़ामणि है वो इनके लिए चिंतित है कि रोहिताश दुर्ग पर ये प्राचीन सामंतवाद कब समाप्त होने वाला है और शेरशाह कभी भी इस पर अधिकार कर लेगा। इसलिए वो अपनी पुत्री के लिए चिंतित है कि आगे आने वाले समय में इसका पालन पोषण कैसे होगा, ये अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करेगी। इसलिए वो शेरशाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और दुर्ग में आने के लिए उनके लिए रास्ता बता देता है। ये करने के बाद ममता उसको स्वीकार नहीं करती और ममता कहती है कि ये पाप है, आपने ये काम गलत किया है। इससे उसके मन में व्यथा होती है कि ये मैंने गलत किया। तो वो उनको रोकना चाहता है, लेकिन रोकने के प्रयास में वो सफल नहीं होता और वो पठान उसको मार देते हैं। दुर्ग पर अधिकार हो जाता है, राजा रानी सारा राजकोष उनके अधिकार में चला जाता है। लेकिन ममता गुप्त रास्ते से चली जाती है, भाग जाती है। काफ़ी लंबे समय बाद उसको खूब ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलती। काफ़ी लंबे समय बाद शेरशाह से चौसा के युद्ध में हुमायूं विपन्न होकर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ जब वो एक द्वार के आगे उसे कोई स्त्री दिखाई देती है अंधकार में, जो दीपक की रोशनी में कुछ पढ़ रही है। वो उससे जाकर आश्रय के लिए कहता है। वो स्त्री जब बाहर आती है और वो उससे पूछती है आप कौन, तो वो बताता है कि मैं हुमायूं हूँ और चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। शेरशाह का नाम सुनते उसके मन में खिन्नता आ जाती है कि इसने मेरे राज्य को समाप्त कर दिया, मेरे पिता की हत्या कर दी। लेकिन वो हुमायूं को भी यही कहती है कि तुम भी उनकी तरह ही आत्ताई हो, जैसे वो है वैसे ही तुम हो। युद्ध में तुम निरीह जनता के प्राणों को दांव पे लगा देते हो। लेकिन फिर भी वो ये सोचती है कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ और ब्राह्मण को अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वो अपने आश्रम में आए अतिथि को, शरणागत को शरण दे। इसलिए वो उसे कहती है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। यहाँ तक अपन ने इस चैप्टर में पढ़ लिया। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है। वो कहती है कि मेरे पास कौन सा दुर्ग है जो मैं तुम्हें राजा को मैं आश्रय दूंगी। मेरे पास तो ये झोपड़ी है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो। ये झोपड़ी है, इसमें तुम आश्रय लेना चाहते हो तो ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। मुझे तो अपना कर्तव्य करना है कि जो अतिथि आए हैं, जो शरणागत आए हैं, उनको आश्रय देना है। वह बाहर चली आई और वह झोपड़ी से बाहर आ जाती है। मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। वो कहती है कि तुम भीतर जाओ, तुम थके हुए हो और भयभीत हो। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मेरे लिए तुम भी वैसे ही हो, कोई भी हो तुम चाहिए। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूँ। तो वो ये कह रही है कि क्या कोई सब अपने धर्म को छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ उनको देखा देख? नहीं। मुगल था हुमायूं ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। वह उसके चेहरे को देखता है, उसके मन ही मन वह उसे नमस्कार करता है। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली जाती है। वो खंडर में रहती है तो वहाँ खंडर में और टूटी हुई दीवारों के अंदर वो चली जाती है और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वो पथिक थका हुआ था और वो अपनी झोपड़ी में विश्राम करता है। ममता को ये पता नहीं था कि ये कौन है। वो हुमायूं था, क्योंकि वो अपना परिचय देता है कि मैं मुगल हूँ और शेरशाह से युद्ध में विपन्न होकर अपनी जान बचाने आया हूँ। प्रभात ने खंडर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात यानी प्रातःकाल होता है और खंडर जो टूटे हुए खंडर हैं उनके बीच से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। सैकड़ों घोड़े पर लोग उसमें घूम रहे हैं। वो महाराज को ढूंढ रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। वो उनसे ढूंढ रहे हैं अपने राजा को, तो वो बाहर निकलकर बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि में प्रांत गूंज उठता है, क्योंकि ममता को पता नहीं था वो हुमायूं है। तो उसे धिक्कार होता है कि वो भी एक मुगल और वो भी आत्ताई है। और सब खुशी से चित्कार करने लग जाते हैं कि राजा मिल गए। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो।
ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वो उसे ढूंढना चाहता है कि उसे ढूंढो जिसने मुझे आश्रय दिया था। वह मृग दाव में चली गई, हिरणों की झुंड में चली गई, दिन भर उनमें से नहीं निकली और पूरे दिन उन्हीं में छिपी रही। संध्या में जब लोगों ने जाने का उपक्रम किया तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। वो राजा अपने मंत्री को कहता है कि उस स्त्री को ढूंढो। वो उसे ढूंढ नहीं पाते पूरे दिन। तो शाम को जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो राजा उससे कहता है जो घोड़े पर सवार हो, यानी ममता को पता नहीं था पहले तो कि वो हुमायूं है। तो वो उसको अपने मंत्री को बोलता है कि मैं उसे कुछ भी नहीं दे पाया, उसने अपनी झोपड़ी में मुझे विश्राम करने को दिया, इसलिए उसका यहाँ घर बनवा देना, इस स्थान को तुम भूल मत जाना। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। ये चौसा का युद्ध था और चौसा के युद्ध में शेरशाह से हुमायूं भाग गया था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। काफ़ी लंबा समय उस युद्ध को बीत गया और वो ममता अब 70 वर्ष की हो गई। शीतकाल का प्रभात था। वो अपनी झोपड़ी में थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो उठा था और वो खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उनके सुख दुख की सहभागिनी रही। क्योंकि ममता हमेशा उनके सुख दुख में सहभागिनी थी, तो आज ममता भी एकदम दुखी थी और बीमार थी, एकदम जीर्ण अवस्था में थी। तो वो स्त्रियां उसकी सेवा करने के लिए उसके पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी में जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक से एक घोड़े पर सवार व्यक्ति झोपड़ी के बाहर उसको दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह इसी जगह का होना चाहिए। जो मिर्जा ने, यानी राजा जिसको कहकर गया था, तो मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी झोपड़ी का है, इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो अब मर गई होगी। जिस औरत का उसने कहा था कि यहाँ उसका घर बनवा देना, वो तो अब मर गई होगी। अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब वो उसको कहता है, आपस में वो बातें कर रहे हैं कि वो स्त्री तो अब मर गई होगी, तो अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा स्थान है जहाँ शेरशाह हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। क्यों? क्योंकि शेरशाह ने कहा था कि यहाँ मैंने एक दिन विश्राम किया है, इसलिए यहाँ एक घर बनवा देना उस स्त्री को। तो वो लंबा समय बीत गया, कोई आया नहीं। अब वो एकदम वृद्धा हो गई। अचानक से एक दिन 2 घुड़सवार उसको दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो आवाज़ उनकी ममता को सुनाई दे रही है। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई। आज उस घटना को 47 वर्ष बीत गए, तो ममता एकदम वृद्धा हो गई। जिस घटना के लिए वो बात कर रही है वो 47 वर्ष पुरानी है, तो आज ममता एकदम वृद्धा है और एकदम जीर्ण अवस्था में है। उसका शरीर एकदम कंकाल हो रहा है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने उस स्त्री से जो उसके पास बैठी थी उनसे कहा कि एक बार उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। ममता उसको बताती है कि मुझे नहीं पता वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। यानी यहाँ इस झोपड़ी के आगे उसने घर बनवाने के लिए कहा था, तो आज भगवान ने सुन लिया, मैं इस झोपड़ी को छोड़ रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जा रही हूँ। यानी मैं अब अपने लंबे सफ़र पर जा रही हूँ। अब चाहे ये झोपड़ी है इसका तुम घर बनवाओ या यहाँ कोई महल बनवाओ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, वो उसकी बातें सुन रहा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। ऐसा बोलते ही ममता के प्राण उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया।
उसके उस झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर एक शिलालेख लिखा गया। उस शिलालेख में लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया है, पर उसमें ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। आ गया चैप्टर। यहाँ हम ये समझ गए, इस चैप्टर में क्या समझा हमने कि ममता ने जो अपना कर्तव्य का पालन किया उसमें उसके बारे में कहीं कोई नाम नहीं था। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और वो नहीं जानती थी कि उसने एक शहंशाह को आश्रय दिया था। उसके लिए तो वो एक साधारण मुगल था और वो उसको भी आश्रय नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो अपने अतिथि धर्म का पालन भी करना चाहती थी, इसलिए उसने उसको आश्रय दिया। वो अपनी मान मर्यादा भी मानती थी, इसलिए वो उस झोपड़ी से बाहर निकलकर चली गई। क्वेश्चन आंसर अपन कर लेते हैं इसके। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? रोहिताश्व दुर्गपति की दुहिता। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? विपदा के समय यह काम आएगा? नहीं। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उसने कहा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में। किस बादशाह ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर बनवाया? अकबर ने, है ना। शेरशाह हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। किसने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन? ये ममता ने कहा था। ये उस समय कहा था जब चूड़ामणि शेरशाह से उपहार स्वीकार कर लेता है और उस उपहार को जब वो लाकर ममता को देता है, तब ममता उसको कहती है कि किसके लिए? तब के लिए, उस विपदा के लिए आपने इतना आयोजन किया है। ममता ने स्वर्ण मुद्राओं का उपहार लेने से मना क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि वो ये मानती थी कि ब्राह्मण हैं हम, और ये उसका उत्कोच स्वीकार करना, यानी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना, हमने हमारे देश से, हमारे राज्य से हमने छल करना हो गया और मैं इस छल को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। हम ब्राह्मण हैं, अगर ये राज्य रहे या न रहे, हम भिक्षा मांगकर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हुमायूं कब और क्यों ममता की झोपड़ी में आश्रय के लिए आया था? वो शेरशाह के साथ चौसा के युद्ध में विपन्न होकर अपनी जान बचाते हुए ममता के पास झोपड़ी में आश्रय लेने के लिए आया था, क्योंकि वो इतना थक चुका था, उसका गला सूख रहा था, उसको पानी चाहिए था और थोड़ा सा विश्राम चाहिए था। तब वो ममता की झोपड़ी में आया था। इस कहानी में भारतीय संस्कृति के किन मूल्यों को उबारा गया है? देखिए, अतिथि पालन को, है ना, और अपनी धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रकार के उपहार को यानी उत्कोच को स्वीकार नहीं करना और छल नहीं करना। पढ़ा ना अपन ने ये, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य, ये हमारी भारतीय संस्कृति के ही मूल्य हैं। शेरशाह ने किस प्रकार रोहिताश्व दुर्ग पर कब्जा किया? शेरशाह ने किस प्रकार रोहिताश्व के दुर्ग पर कब्जा किया? उसने रोहिताश्व के दुर्ग का जो मंत्री था चूड़ामणि, उसको प्रस्ताव दिया और उसको कहा कि मैं स्वर्ण थाल तुम्हें दूंगा, और उसने उस उत्कोच को स्वीकार कर लिया। और जो डोलियां आती है, उन डोलियों में पठानों की स्त्रियों के साथ उसने अपने सैनिकों को छुपाकर अंदर प्रवेश करा दिया। वो अंदर प्रवेश कर गए और महल के द्वार, जो गुप्त द्वार है, उन द्वारों पर तैनात हो गए, उनको खोल दिया, जिससे युद्ध में सारे सैनिक अंदर आ गए। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है यहाँ। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। मुगलकालीन भारतीय नारी की स्थिति का वर्णन कीजिए और आज की स्थिति में आए सुधार पर प्रकाश डालिए। तो ये अपने आधार पर किए हुए क्वेश्चन है, ये आप चाहे नोटबुक में आप यहीं तक कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, आपको इनको पढ़ना है। आप एक बार चैप्टर को पढ़ोगे ना, दोबारा रिविजन करोगे, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ लेना। बाकी यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं।
इसमें क्वेश्चन में भी भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्शों पर आपको लेख लिखना है। तो भारतीय नारी की जो विशेषताएं हैं, धर्मपरायण होती है, कर्तव्यपरायण होती है, तो ये सारे विशेषताएं आपको इस चैप्टर के आधार पर भी समझ में आ जाएगी। इसमें जो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य बताए गए हैं, जैसे वो अपने कर्तव्य का पालन करती है, कहती थी धर्म का मुझे पालन करना है, और वो अपने नारी धर्म का भी पालन करती है कि झोपड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी है तो वो उस झोपड़ी में उसको आश्रय देती है तो खुद जंगल में चली जाती है। तो ये सारे भारतीय आदर्श, भारतीय संस्कृति के और नारी के आदर्शों को दर्शाया गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज अपने यहाँ गद्य भाग पूरा हो गया है। अब अपन इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको फिर से सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। मैं पद भाग का फिर से रिवीजन से आपको स्टार्ट करवा दूंगी। गद्य भाग में भी जो चीज़ नहीं आई है वो भी करवा देंगे, और आपका जो ग्रामर का पोर्शन रहा हुआ है अपन ग्रामर का पोर्शन भी करेंगे। पहले अपन समास सेतु वाली ग्रामर है थोड़ी, वो कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी वो ग्रामर है वो भी अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ तक एक बार पढ़ लेना।